Good morning student, welcome to Gaya Guidance program. Myself Akash Anand, mathematics teacher +2 high school both Gaya. Going to continue the session of sequence and series 11th algebra. In today's session we will talk about geometric progression. In earlier classes we have studied about arithmetic progression, but in this session we will start about geometric progression, its general form, its general term and the various problems related to geometric progression. So let's get started for geometric progression. First of all we have to consider some sequences. हम लोग कुछ sequences को देखते हैं. जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर 2, 6, 18, 54 डॉट 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 हम इस सीक्वेंस पर कंसिडर करते हैं. इस सीक्वेंस पर जब कंसिडर करते हैं तो हम इसमें यह देख रहे हैं कि दिस इज आवर फर्स्ट टर्म A1, दिस इज सेकेंड टर्म A2, दिस इज थर्ड टर्म A3 एंड दिस इज फोर्थ टर्म A4. अगर हम यहां पर लेटर टर्म में फॉर्मल टर्म से डिवाइड कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि रेशियो कांस्टेंट आ रहा है. जैसे आप देख लीजिए कि अगर हम A2 बाई A1 करते हैं तो कितना आता है. अगर A2 बाई A1 करते हैं तो 6 बाई 2 यानी 3 आ रहा है. या फिर अगर A3 बाई A2 करते हैं तो 18 बाई 6 यहाँ भी 3 आ रहा है. या फिर A4 बाई A3 करते हैं तो 54 बाई 18 यहाँ भी 3 आ रहा है. इस सीक्वेंस में हम क्या देख रहे हैं. इस सीक्वेंस में हम देख रहे हैं कि इस सीक्वेंस के किसी भी टर्म में जब उसके प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड किया जा रहा है तो जो रेशियो आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है. तो इस तरह का सीक्वेंस जो होता है उसको हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं. अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को डिफाइन करना है तो हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इज सेड टू बी ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ द रेशियो ऑफ इट्स एनी ऑफ द टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म always remains the same, that is constant, and this constant ratio is called common ratio, and the starting term is called first term of geometric progression. geometric progression को शॉर्ट में हम लोग GP भी बोलते हैं. अगर इन जनरल अगर डिफाइन करना हो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को तो हम कैसे कर सकते हैं. मान लीजिए कि एक सीक्वेंस है जिसका फर्स्ट टर्म A1 है, सेकेंड टर्म A2 है, थर्ड टर्म A3 है. इसी तरह से उसका nth टर्म AN है, n प्लस 1th टर्म जो है AN प्लस 1 है और इसी तरह से कंटिन्यू होता जाता है. अगर मान लीजिए कि हम इसका रैंडमली कोई टर्म लेते हैं. मान लीजिए रैंडमली हम इसका एक टर्म ले रहे हैं AK, इसका kth टर्म ले रहे हैं. तो ये जो kth टर्म है इसके जस्ट बाद वाला टर्म कौन होगा. k प्लस 1 होगा. तो अगर k प्लस 1 में अगर k से डिवाइड दें और रेशियो हमेशा कांस्टेंट आए तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं. ठीक है. तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नंबर्स का एक ऐसा सीक्वेंस है जिसके फर्स्ट टर्म को छोड़कर बाकी किसी भी टर्म में जब उसके ठीक पहले वाले टर्म से डिवाइड करते हैं और रेशियो हमेशा कांस्टेंट आता है तो ऐसे नंबर्स का सीक्वेंस जो है वो कहलाता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. लेकिन इसमें कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं. एक बात तो ये ध्यान देने वाला है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कोई भी टर्म जीरो नहीं होना चाहिए. दैट शुड बी नॉन जीरो. क्योंकि आप जानते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का अगर कोई टर्म जीरो हो जाएगा और जीरो से किसी टर्म में डिवाइड करेंगे तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा. इसलिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कोई भी टर्म जो है जीरो नहीं होना चाहिए, उसको हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए. और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर k प्लस 1 अपॉन AK करते हैं तो इसमें k का जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए. क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी टर्म जो है 1 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता नहीं है. इसलिए k का जो वैल्यू होना चाहिए वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए और नेचुरल नंबर चूंकि 1 से स्टार्ट होता है इसलिए k का वैल्यू जो है एक नेचुरल नंबर है, दैट इज 1 और ग्रेटर देन 1. अब देखिए अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं. जैसे मान लीजिए ये सीक्वेंस है जो हम लोग देख रहे हैं. ये सीक्वेंस अभी हमने लिखा भी था. जैसे 2 है, 6 है, 18 है और 54 है. तो इसमें तो क्लियर है ना कि इसका फर्स्ट टर्म 2 है,
सेकेंड टर्म 6 है, थर्ड टर्म 18 है, फोर्थ टर्म 54 है। लेकिन अगर हमको इसका 50वां टर्म निकालना हो, अगर हमको इसका 100वां टर्म निकालना हो, तब क्या करेंगे? उस कंडीशन में हम लोग वर्बली तो निकाल नहीं सकते हैं कि इसका 50वां टर्म या 100वां टर्म या 1000वां टर्म क्या होगा, उसके लिए एक फॉर्मूला होगा। तो इसलिए हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कोई भी टर्म अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं। किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मन चाहा टर्म हम निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए हम लोग को एक फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। तो आइए हम लोग उस फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं nth टर्म ऑफ ए जीपी, nth टर्म ऑफ ए जीपी, किसी जीपी का nth टर्म क्या होता है? nth टर्म इज आवर डिजायर्ड टर्म, द टर्म विच वी विश टू फाइंड। जो टर्म हम लोग किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का निकालना चाहें वो हमारा nth टर्म है। तो देखिए कोई भी जीपी को आप देखिएगा, दो चीज का पता तो आसानी से लग जाएगा, उसका फर्स्ट टर्म और उसका कॉमन रेशियो। किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो तो आसानी से पता चल जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि किसी कोई जीपी है, उसका फर्स्ट टर्म ए है और उसका इसका फर्स्ट टर्म जो है उसको हम ए मान लेते हैं एक जीपी का, और कॉमन रेशियो जो सी आर है उसको हम आर मान लेते हैं। ऐसा हम लोग मान लेते हैं कि किसी जीपी का फर्स्ट टर्म ए है और उसका कॉमन रेशियो आर है। तो उस स्थिति में फर्स्ट टर्म जो होगा हमारा, जिसको हम a1 भी कह सकते हैं, वो a के बराबर होगा। सेकेंड टर्म जो हमारा होगा वो होगा हमारा a2, जिसको हम कह सकते हैं ar, क्योंकि हमने कॉमन रेशियो को r माना है। तो अगर a2 बाई a1 करेंगे तो ar बाई a करेंगे तो r आ जाएगा कॉमन रेशियो। इसी प्रकार से अगर हमारा थर्ड टर्म निकालना हो तो थर्ड टर्म हमारा हो जाएगा a3, जो कि हो जाएगा ar स्क्वायर। इसी तरह से हमारे फोर्थ टर्म होगा वो हो जाएगा a4 और ये बराबर हो जाएगा ar क्यूब से। इसमें आप क्या देख पा रहे हैं कि जब हम लोग फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, a1 इक्वल टू a है, तो a को हम ऐसे लिख सकते हैं a इंटू 1 और 1 को लिख सकते हैं a अपॉन r टू द पावर, ये जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 1, क्योंकि अगर r का पावर 1 माइनस 1 है तो r का पावर 0 हो जाएगा, और r का पावर अगर 0 है, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। इस तरह से सेकेंड टर्म हमारा ar है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं a इंटू आर का पावर 2 माइनस 1। इसको हम लोग थर्ड टर्म जो है इसको a इंटू आर का पावर 3 माइनस 1। फोर्थ टर्म है तो a इंटू आर का पावर 4 माइनस 1। और अगर इसी तरह से हम चलते चले जाएं, इसी तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएं, तो हमारा जो nth टर्म होगा, nth टर्म जो होगा जिसको हम an से डिनोट करते हैं, ये nth टर्म मेरा हो जाएगा a इंटू आर का पावर n माइनस 1। ये आपका जो है किसी जीपी के nth टर्म को निकालने का फॉर्मूला है। विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन डिटरमाइन एनी टर्म्स ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग किसी एपी का जो एनवा, किसी जीपी का जो एनवा टर्म है वो इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसी जीपी के जनरल फॉर्म की। एक जीपी का जनरल फॉर्म क्या होगा, तो अभी ऑब्वियसली क्लियर है कि किसी जीपी का जनरल फॉर्म हम इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर किसी जीपी का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म अगर a है, कॉमन रेशियो r है, तो हम उस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को इस ढंग से लिख सकते हैं ar स्क्वायर ar क्यूब डॉट 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 ar n माइनस 1, इस तरह से ar n, इस तरह से हम लोग बढ़ते चले जा सकते हैं। तो ये हमारा किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म है। और कॉमन रेशियो अगर कैलकुलेट करना है तो तरीका वही होगा कि हम लोग लेटर टर्म में फॉर्मर टर्म से डिवाइड करेंगे, जो रेशियो निकल के आएगा वो हमारा जो होगा उसका कॉमन रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के nth टर्म को निकालते हैं फ्रॉम द एंड। मतलब अब तक तो हम लोग बात कर रहे थे कि बिगिनिंग से nth टर्म निकाल रहे थे, किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का बिगिनिंग से nth टर्म, यानी nth टर्म जो आया है ये इसका बिगिनिंग से nth टर्म है। लेकिन अगर लास्ट से हमको निकालना हो तो क्या करेंगे, तो देखिए अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें हम लोग पढ़ेंगे nth टर्म ऑफ ए जीपी फ्रॉम एंड।
हम लोग इंड से किसी जीपी का nth टर्म पढ़ेंगे। जैसे देखिए, अगर हमारा एक जीपी है तो अगर फर्स्ट टर्म उसका ए है और कॉमन रेशियो आर है तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं ए आर स्क्वायर ए आर क्यू एंड डॉट डॉट डॉट। इसमें आप देख रहे हैं कि अगर हम बिगिनिंग से इंड की ओर बढ़ रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं कि एक एक एक्स्ट्रा आर मल्टीप्लाइड होते चला जा रहा है। इसमें आप नोटिस कर रहे हैं कि ये जो प्रोग्रेशन हम लिखे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसमें क्या हो रहा है कि प्रत्येक अगले टर्म में एक एक्स्ट्रा आर से मल्टीप्लाई होते चला जा रहा है। लेकिन अगर हम इसका उल्टा करें तो क्या देख रहे हैं, ए आर क्यू से अगर हम यानी हम इंड से अगर बिगिनिंग की ओर आते हैं तो ए आर क्यू से ए आर स्क्वायर से ए आर और ए आर से ए, यानी हम ये देख रहे हैं कि इंड से अगर बिगिनिंग की ओर जा रहे हैं तो हम ये पा रहे हैं कि इसमें एक एक आर से डिवाइड होते चला जा रहा है। तो इस तरह से अगर हम मान लें कि किसी जीपी का जो लास्ट टर्म है वो एल है, अगर किसी जीपी का लास्ट टर्म जो है वो एल है तो यानी, और इस जीपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मान लीजिए कि एन है, इस जीपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो एन है, तो एक तरह से हम लोग हमेशा लिखते आए हैं कि एन इक्वल टू ए आर एन माइनस वन जो कि एल के बराबर होगा। तो अब यहां से देखिए कि इसका जो लास्ट टर्म है अगर एल है, इधर से बढ़ेंगे तो इसका सेकेंड लास्ट टर्म क्या हो जाएगा एल वाई आर, थर्ड लास्ट टर्म क्या हो जाएगा एल वाई आर स्क्वायर, इसके बाद फोर्थ लास्ट क्या हो जाएगा एल वाई आर की, इस तरह से चलते चला जाएगा। तो अगर हम लोग इस तरह से देखें कि अगर इसका लास्ट टर्म अगर एल है, सेकेंड लास्ट टर्म जो है वो एल अपॉन आर है, तो आर को हम लिख सकते हैं टू आर टू द पावर टू माइनस वन, ये आर क्यू को हम लिख सकते हैं, ये लास्ट से थर्ड टर्म है तो आर का पावर थ्री माइनस वन है, ये लास्ट से फोर्थ टर्म है तो एल अपॉन आर का पावर फोर माइनस वन है। तो इसी तरह से अगर हम बढ़ते जाएं तो इसका जो इंड से nth टर्म होगा वो नहीं हो जाएगा एल अपॉन आर टू द पावर एन माइनस वन, तो एक तरह से ये जो आपका है ये फर्स्ट टर्म ए आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अगर इंड से किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के nth टर्म की बात करें तो एल अपॉन आर टू द पावर एन माइनस वन होगा। ऐसे भी हम लोग इस फॉर्मूला से भी देख सकते हैं कि अगर एल जो है हमारा इस तरह से है ए आर एन माइनस वन, तो यहां से ए बराबर क्या हो जाएगा एल अपॉन आर का पावर एन माइनस वन। तो इस तरह से आप लोग किसी जीपी का इंड से nth टर्म प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के प्रॉब्लम जो है आपको मिलेंगे, किस तरह के प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने के लिए टेक्स्ट बुक में मिलेंगे। तो देखिए अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन हम यहाँ पर लिए हैं, एक मॉडल क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं। इसमें कहा जा रहा है कि फाइंड द 9th and 10th टर्म ऑफ द जीपी 3, 6, 12, 24 एंड डॉट डॉट डॉट। आप देखिए कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है 3, 6, 12 और 24, और आपको इसका nth टर्म भी निकालना है और 9th टर्म भी निकालना है। तो कैसे बनाएंगे इस तरह के प्रॉब्लम को, देख लीजिए इसको किस तरह से हम लोग बनाएंगे। देखिए यहां पे जो हमारा गिवन जीपी है, गिवन जीपी इज, ये हमारा जो गिवन जीपी है वो है 3, 6, 12, 24 एंड डॉट डॉट डॉट। आप देख रहे हैं ये हमारा दिया गया जीपी है और हमको इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का 9th टर्म भी निकालना है और इसका nth टर्म भी निकालना है। तो देख लीजिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि हेयर ए बराबर कितना है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म ए बराबर कितना है 3 है, और अगर कॉमन रेशियो निकालना चाहें तो 6/3 यानी 2 है हमारा कॉमन रेशियो। सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, कॉमन रेशियो यहाँ पर हमारा 2 निकल के आ गया। हमको निकालना क्या है, an निकालना है और a9 निकालना है हम लोग, यानी 9th टर्म निकालना है और nth टर्म निकालना है। तो हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं b है an, यानी nth टर्म का फॉर्मूला है a इंटू आर का पावर n माइनस वन। तो आप देख लीजिए यहाँ पर a हमारा 3 है, r का वैल्यू हमारा 2 है और उसका पावर हो जाएगा 2 टू द पावर n माइनस वन। तो ये हमारा जो है किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का nth टर्म जो है निकल गया। अगर हम इसमें पुटिंग n बराबर 9 करते हैं, पुटिंग n बराबर 9 बी गेट, अगर इस nth टर्म में अगर हम n का वैल्यू 9 रख दें तो मेरा 9th टर्म निकल जाएगा, और इसलिए यहां से a9 बराबर क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 टू द पावर 9 माइनस वन, यानी 3 इंटू 2 टू द पावर 8, और 2 का पावर 8 जो है वो बराबर होगा कितना 256 के, और 256 में जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 768 आ जाएगा।
इस तरह से हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का 9th टर्म भी निकाल चुके हैं और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का 8th टर्म भी निकाल चुके हैं। ठीक है, चलिए अब एक दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये जो दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये देखिए क्या है। इसमें कहा जा रहा है कि व्हिच टर्म ऑफ द जीपी 5, 10, 20, 40 एंड डॉट 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 इज 5120। ये जो हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म 5120 के बराबर होगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम को हमको कैसे सॉल्व करना है इसको आप देख लीजिए। इसमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हमारा जो गिवन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है वो क्या है। तो ये हमारा गिवन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है 5, 10, 20, 40 एंड डॉट डॉट डॉट। ये हमारा गिवन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। हमको नहीं पता है कि 5120 ये इसका कौन सा टर्म है, ये हम नहीं जान रहे हैं, क्योंकि यही तो हमको पता करना है कि ये इसका कौन सा टर्म है। तो वैसी परिस्थिति में हम लोग मान लेंगे कि इसका nth टर्म जो है, हम ऐसे मान लेंगे कि लेट nth टर्म ऑफ द गिवन जीपी इज 5120। हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि इस एपी का जो nवां पद है, जो nth टर्म है, वो है 5120। तो उस स्थिति में क्या होगा कि an बराबर जो है हमारा हो जाएगा 5120 और an बराबर आप क्या लिख सकते हैं, a इंटू आर टू द पावर n-1 इक्वल टू 5120। अब देखिए हमारा ये जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है इसमें a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू तो यहाँ पर 5 है और d का r का वैल्यू, कॉमन रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 10/5 यानी हमारा 2 हो जाएगा। तो अगर हम a का और r का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 इंटू r जो है 2 है, तो 2 का पावर n-1 इक्वल टू 5120। ठीक है, अब जो है हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखिए ये 5 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 1024 से, ये 1024 से कट जाएगा। तो 2 का पावर n-1 जो है वो 1024 आ गया और 224 को जब आप फैक्टराइज कीजिएगा तो ये बराबर आएगा 2 टू द पावर 10 के, यानी हमारा 2 टू द पावर n-1 जो है वो 2 टू द पावर 10 के बराबर है। यानी हमारा n, अगर पावर को इक्वेट करते हैं एक्सपोनेंट को, तो n-1 हमारा 10 आ गया, तो n का वैल्यू 11 आ गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है इसका 11th टर्म जो है वो 5120 है। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, इस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। देखिए हम लोग क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। अब ये जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा जा रहा है कि इफ द 4th and 9th term of a GP are 54 and 13,122 respectively, find the GP, also find its general term। देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि एक जीपी है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, उसका चौथा टर्म जो है वो 54 है, उसका 9वां टर्म जो है वो 13,122 है, 13,122 है। तो हम लोग को वो जीपी फाइंड करना है और साथ ही उसका जनरल टर्म निकालना है। जनरल टर्म का मतलब उसका nth टर्म होता है, तो हम लोग को उसका nth टर्म भी निकालना है और हमको जीपी फाइंड भी करना है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा। इसमें देखिए हम लोग जो है पहले लिख लें कि हम लोग को दिया क्या गया है। हम लोग को दिया गया है कि इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का हेयर A4 जो हमारा है, A4 क्या होता है, हमारा 4th टर्म है, तो 4th टर्म हमारा दिया हुआ है 54 और हमारा 9th टर्म जो है A9 जो है वो कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 13,122। अब देखिए A4 को हम लिख सकते हैं A इंटू आर का पावर 4-1 इक्वल टू 54, यानी ARQ जो है वो हमारा 54 है। पहले हम लोग मान लेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले कि लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड R बी द कॉमन रेशियो ऑफ द रिक्वायर्ड जीपी, और तब हम लोग लिखेंगे कि देन A4 इक्वल टू 54, यानी A इंटू आर टू द पावर 4-1 इक्वल टू 54, ARQ इक्वल टू 54। दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। और इसी तरह से A इंटू आर का पावर 9-1 इक्वल टू 13,122, तो AR8 जो है वो हमारा हो गया कितना, ये आपका हो गया 13,122। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से डिवाइड करते हैं। अब देखिए डिवाइडिंग
इक्वेशन 2y1, 2 में 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो AR8 अपॉन ARQ अगर करेंगे तो ये 13,122/54 हो जाएगा। देखिए A से A कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ R का पावर कितना आ जाएगा, R का पावर हो जाएगा 8 - 3, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे 54 से 13,122 को, तब हमारा आ जाएगा 243, ये हमारा आ जाएगा 243, ये कट करके हमारा आ जाएगा 243, यानी यहाँ R का पावर 5 जो है वो 243 के बराबर आ गया। और 243 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा 3 to the power 5 के। तो इस प्रकार हमारा R, अगर हम लोग पावर को इक्वेट करें तो यहाँ कॉमन रेशियो R हमारा कितना निकल के आ गया, कॉमन रेशियो R जो है वो हमारा 3 निकल के आ गया। अब अगर हम इक्वेशन 1 से चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर चलते हैं तो ARQ जो है हमारा दिया हुआ है 54, तो यहाँ पर A इंटू R का वैल्यू रखेंगे 3 का Q इक्वल टू 54, A इंटू 27 इक्वल टू 54, तो हमारा A का वैल्यू जो है 2 निकल के चला आया। तो देखिए यहाँ पर हमने कॉमन रेशियो R का वैल्यू 3 निकाल लिया है और हमने फर्स्ट टर्म A का वैल्यू 2 निकाल लिया है। तो अब हम लोग को क्या करना है, रिक्वायर्ड जीपी क्या होगा, ये रिक्वायर्ड जीपी जो हमारा होगा वो होगा AR स्क्वायर ARQ एंड डॉट डॉट डॉट। अगर उस हिसाब से चलेंगे तो हमारा पहला टर्म निकल के आया है 2, उसके बाद क्या हो जाएगा 2 गुने 3, वो 2 गुने 3 का स्क्वायर, 2 गुने 3 का Q, इस तरह से चला आ जाएगा हमारा। तो देखिए ये 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, उसके बाद 18 हो जाएगा और 54 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जीपी निकाल लिया। और जनरल टर्म निकालना है यानी nth टर्म निकालना है जीपी का, तो an बराबर क्या होता है फॉर्मूला, a इंटू आर का पावर n-1। तो a का वैल्यू जो है हम लोग यहाँ पर 2 पुट करेंगे, r का वैल्यू 3 रखेंगे अपॉन, तो ये हमारा an जो है जनरल टर्म भी निकल के चला आया। तो इस प्रकार हम लोगों ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब देखिए हम क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। टेक्स्ट बुक में आपको इसी तरह से शुरू में जो इजी क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे और धीरे धीरे क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल जो है बढ़ते चला जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें कहा जा रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज 1। एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, द सम ऑफ इट्स थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 90। एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और उसके थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म का सम जो है वो 90 दिया हुआ है। तो हम लोग को कॉमन रेशियो फाइंड करना है। तो देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इस तरह के प्रॉब्लम में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सारा चीज क्लियर है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से, सारा क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें। पहले तो हम लोग मान लेंगे कि इस जीपी का ये जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है इसका कॉमन रेशियो r है और इसका फर्स्ट टर्म तो 1 दिया ही हुआ है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसका थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म का जो सम है, थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म का जो सम है वो 90 है। तो देखिए अगर थर्ड टर्म निकालेंगे तो थर्ड टर्म क्या होगा, ए आर स्क्वायर होगा और ए का वैल्यू मेरा कितना है 1 है, कॉमन रेशियो को हमने r माना है। तो यहाँ पर हमारा आर स्क्वायर आ जाएगा इसका थर्ड टर्म, और उसी तरह से अगर फिफ्थ टर्म निकालें तो ए आर 4 हो जाएगा और यहाँ से इसका फर्स्ट टर्म अगर 1 है तो 1 इंटू R4 यानी R4 हो जाएगा। तो अब यहाँ से अगर इसको इक्वेशन 1 मान लें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया कि R स्क्वायर प्लस R4 इक्वल टू 90। ठीक है, R स्क्वायर प्लस R4 इक्वल टू 90 आ गया। अब हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व कर लें तो देखिए R4 प्लस R स्क्वायर माइनस 90 इक्वल टू 0। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। आप कहेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे है, इसका तो पावर 4 है वेरिएबल का, तो ये बाई क्वाड्रेटिक होगा। तो नहीं, इसको क्वाड्रेटिक ही समझिए। देखिए हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाते हैं। अगर इसको ऐसे समझिए, आर स्क्वायर का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 90 इक्वल टू 0। अब ये आ गया क्वाड्रेटिक फॉर्म में। अब हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 10r स्क्वायर माइनस 9r स्क्वायर और माइनस 90 इक्वल टू 0। इस तरह से करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो आप यहाँ से देखिए कि अगर आर स्क्वायर को कॉमन ले लें तो आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो अंदर भी क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस 10 बचेगा, और यहाँ माइनस 9 को कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर प्लस 10 बचेगा। दोनों से आर स्क्वायर प्लस 10 को कॉमन ले लेंगे
तो आर स्क्वायर माइनस 9 बचेगा। लेकिन आर स्क्वायर प्लस 10 जो है ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 के बराबर होगा तो आर स्क्वायर बराबर आना चाहिए -10। तो कभी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए ये संभव नहीं है कि आर स्क्वायर प्लस 10 जो है 0 के बराबर हो। इसलिए हमारा आर स्क्वायर माइनस 9 जो है वो 0 के बराबर होगा। तो यहां से आर स्क्वायर 9 होगा तो आर का वैल्यू हमारा +-3 आ जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन में कॉमन रेशियो 2 हो सकता है, इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का 3 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग नॉर्मल इस तरह के क्वेश्चन को तो देख चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा अगले नए टाइप के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये थोड़ा स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स है, इसलिए यहां पर लिखा हुआ है स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम ऑन जीपी। देखिए आप याद कीजिए कि जब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा रहे थे तो उसमें हम बताए थे कि अगर 3 नंबर्स एपी में है और उसका सम दिया हुआ है तो किस तरह से लेना है। तो आप लेते थे a-d a और a+d। 4 नंबर अगर एपी में है जिसका सम दिया हुआ है तो आप उस समय लेते थे a-3d a-d a+d और a+3d। इस तरह से आप लेते थे। उसी तरह से आप 5 नंबर और 6 नंबर के लिए भी लेते थे। बट अभी हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी मिलेंगे जिसमें किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के 3 टर्म्स दिए रहेंगे कंसेक्यूटिव या कंसेक्यूटिव 4 टर्म्स दिए हुए रहेंगे और उनका प्रोडक्ट दिया हुआ रहेगा। तब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसके लिए यहां पर है कि 3 नंबर्स इन जीपी हुज प्रोडक्ट इज गिवन आर टेकन एज a by r a और a r। 4 नंबर अगर जीपी में है जिसका प्रोडक्ट दिया हुआ है तो a by r क्यू लेंगे, a r लेंगे, a by r लेंगे, a r लेंगे, a r क्यू लेंगे। इस तरह से अगर 5 नंबर जीपी में है तो a by r स्क्वायर, a by r, a r और a r स्क्वायर लेंगे। देखिए इस तरह से हम एक बार इसको ऐसे भी समझ लें। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आपको मिल सकते हैं। मान लीजिए कि कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 3 नंबर्स जीपी में है, 3 नंबर्स जीपी में है और उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में। फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी हुज प्रोडक्ट इज गिवन समथिंग। तो उस स्थिति में अगर 3 नंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है और उसका प्रोडक्ट दिया हुआ है तो आप हमेशा उसको a by r a और a r के रूप में लीजिएगा। अगर आप कुछ दूसरा करते हैं तो हो सकता है कि आप अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन में फंस जाएं। ऐसा करने से आपको फायदा यह होगा कि आप प्रोडक्ट जब निकालिएगा इन तीनों का तो प्रोडक्ट आपका ए क्यू आ जाएगा। देखिए ए आर इंटू ए तो ये आर से आर कैंसिल होकर के प्रोडक्ट ए क्यू आ जाएगा तो आपको कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर उसी तरह से अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया रहा है कि फाइंड 4 नंबर्स इन जीपी हुज प्रोडक्ट इज गिवन समथिंग, तो उस स्थिति में आप उसको क्या करिएगा, इस तरह से लीजिएगा a by r क्यूब, उसके बाद लीजिएगा a by r, उसके बाद लीजिएगा a r और उसके बाद लीजिएगा a r क्यूब। देखिए ये जो हम लिखे हैं 3 नंबर जीपी में इसका तो कॉमन रेशियो r है, लेकिन इसका कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, इसका कॉमन रेशियो हो जाएगा r स्क्वायर। तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन रेशियो इसके लिए r स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से अगर 5 नंबर्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में दिया हुआ हो और उसका प्रोडक्ट दिया हुआ हो तब आप उसको कैसे लीजिएगा, उसको इस तरह से लेना पड़ेगा a by r स्क्वायर, a by r, उसके बाद फिर a r और a r स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको आप याद रखिएगा तो आप अननेसेसरी कैलकुलेशन में नहीं फंसिएगा। नहीं तो इस तरह के प्रॉब्लम में अगर आप इस तरह का टेक्निक नहीं इस्तेमाल करेंगे तो आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर 5 नंबर्स अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है जिसका प्रोडक्ट दिया हुआ है तो हम लोग उसको इस प्रकार से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है अगर मान लीजिए ऐसा कंडीशन हो कि नंबर्स जीपी में है और उसका प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ है तब फिर हम लोग सिंपली ऐसे लेंगे नंबर्स को, पहला नंबर को a मानेंगे, दूसरा को a r मानेंगे, a r स्क्वायर मानेंगे, a r क्यू मानेंगे और इस तरह से हम लोग लेंगे तो हमारा प्रॉब्लम जो है इस प्रकार से सॉल्व होते चला जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जो है इस पर आधारित प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 13 by 12 एंड देयर प्रोडक्ट इज -1, फाइंड दिस नंबर्स। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको कहा जा रहा है कि फर्स्ट 3 नंबर ऑफ जीपी आपको फाइंड करना है, यानी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के शुरू के 3 नंबर को फाइंड करना है जिसका प्रोडक्ट दिया हुआ है -1।
देखिए अब यहाँ पर आ गया कि 3 नंबर्स अगर जीपी में है और उसका प्रोडक्ट दिया हुआ है तो हम उसको क्या मानेंगे, ए अपॉन आर, ए और ए आर मानेंगे। और यहाँ प्रोडक्ट के साथ साथ तीनों टर्म का सम भी दिया हुआ है। तो देखिए इस तरह के प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 3 नंबर्स जीपी में है जिसका सम है 13/12 और उसका प्रोडक्ट है -1। तो ऐसे मान लेते हैं कि लेट द 3 नंबर्स इन जीपी आर ए अपॉन आर, ए एंड ए आर। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, तो 3 नंबर्स जो जीपी में है उसको हम ए बाई आर, ए और ए आर मान लिए हैं। इसलिए ऐसा माने हैं क्योंकि इन तीनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है -1। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, इन तीनों का सम दिया हुआ है ए अपॉन आर अपॉन ए अपॉन आर प्लस ए आर। ये जो सम है वो 13/12 के बराबर दिया हुआ है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और उसके बाद ये प्रोडक्ट जो है ए अपॉन आर इंटू ए आर जो है, ये प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है -1। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन 2 से क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 ये जो a अपॉन आर है इंटू ए आर है, ये -1 के बराबर हुआ है। तो ये r से r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ ए क्यू इक्वल टू आ जाएगा -1। और इसको हम -1 का क्यू भी लिख सकते हैं। -1 का क्यू करेंगे तो -1 आएगा। इसलिए हमारा a का जो वैल्यू है, अगर पावर को इक्वेट करते हैं तो a का वैल्यू हमारा -1 निकल के आ गया। अब a का वैल्यू जो -1 निकल के आया, अगर हम इस a के वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 1 अब यहाँ हम लिख सकते हैं -1 अपॉन आर और -1 प्लस -1 इंटू आर, ये बराबर दिया हुआ है 13/12। तो यहाँ से क्या आ गया, -1/r -1 और माइनस आर इक्वल टू 13/12। इस तरह से आ गया। सबको एक साइड में ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा फिर हमारा r प्लस 1/r और प्लस 1 और प्लस 13/12 इक्वल टू 0। और यहाँ से r प्लस 1/r और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये 25/12 आ जाएगा। यहाँ 12 को हम एलसीएम ले लेते हैं 12r को, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा 12r स्क्वायर प्लस ये 12r स्क्वायर और प्लस ये जो आपका है 12 और प्लस 25 इक्वल टू 0। इस तरह से हमारा आ रहा है। सॉरी, इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन को सही करते हैं। ये जो हमारा आया है r प्लस 1/r प्लस 25/12, ठीक है। यहाँ से 12 आते हैं, हाँ ठीक है। तो यहाँ से 12r को हम एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 12r स्क्वायर और प्लस यहाँ आ जाएगा 12 और यहाँ आ जाएगा आपका 25r, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है ना। इस तरह से अब हमारा यहाँ से आ गया, यहाँ से हमारा आ जाएगा ये 12r उधर मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 12r स्क्वायर प्लस 25r और प्लस 12 इक्वल टू 0। और हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 12r स्क्वायर प्लस 16r प्लस 9r प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, 4r को कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, 3r बचेगा प्लस 4 बच जाएगा और प्लस 3 को कॉमन लेंगे तो 3r प्लस 4 बच जाएगा। तो यहाँ से 3r प्लस 4 इंटू 4r प्लस 3 बराबर 0 करेंगे तो एक बार क्या होगा, आइदर 3r प्लस 4 इक्वल टू 0 होगा, एक बार 4r प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से r का वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा -4/3 और यहाँ से आपका r का वैल्यू आ जाएगा -3/4। तो यहाँ पर दो पॉसिबल वैल्यू हैं। अब यहाँ से ये जब r हमारा निकल गया और a का वैल्यू निकला हुआ है तो हम तीनों जो टर्म है जीपी का उसको लिख सकते हैं। हमने जीपी के टर्म को क्या माना था, a/r माना था, a और ar हमने माना था। अगर a बराबर हम -1 रखते हैं और r बराबर -4/3 रखते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा -1 अपॉन -4/3 और -1 और क्या हो जाएगा -4/3। ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा, ये ऊपर चला जाएगा तो ये 3/4 -1 और -4/3 आएगा। अगर a का वैल्यू हम -1 ले और r का वैल्यू हम ले लें -3/4 तो फिर क्या हो जाएगा, यही नंबर रिवर्स हो जाएगा, यानी -4/3 -1 और 3/4 आ जाएगा।
इस प्रकार से हम लोगों ने ये तीनों नंबर को फाइंड कर लिया। ठीक है, चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी हुज सम इज 13 एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 91। यानी 3 नंबर्स जीपी में है जिसका सम 13 दिया हुआ है और स्क्वायर का सम दिया हुआ है 91। ठीक है, तो अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, वही टेक्निक लगाएंगे हम लोग। 3 नंबर्स, देखिए यहाँ पर 3 नंबर्स जो है जीपी में है, तो तीनों का सम जो है दिया हुआ है ए आर प्लस ए आर इक्वल टू 13, उसके बाद स्क्वायर का सम दिया हुआ है। ठीक है, देखिए इसको इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। 3 नंबर्स जीपी में है और तीनों नंबर्स जीपी में है और उनका सम दिया हुआ है। देखिए 3 नंबर जीपी में है, हम a बटा आर प्लस ए आर ले रहे हैं जिसका सम हमारा कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा ये हमारा। उसके स्क्वायर का सम, यानी ये तीनों के स्क्वायर का सम जो है ये हमारे पास कितना दिया हुआ है 91 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इक्वेशन 2 मानते हैं इसको। अब स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 करते हैं, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 को स्क्वायर करते हैं तो a बाई आर प्लस ए आर का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो ये हमारा 13 का स्क्वायर आएगा। इसको जब तोड़ेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है। तो ये क्या आपका हो जाएगा, ए बी अगर करेंगे तो ए स्क्वायर बटा आर, बी सी करेंगे तो ए स्क्वायर आर और सी ए करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर, ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 169। अब देखिए यहाँ पर इसका जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर 2 से कितना है 91 दिया हुआ है ना, और ये जो वैल्यू आपका दिया हुआ है कितना 91, तो ये 91 यहाँ पुट कर दे रहे हैं और यहाँ से कुछ कॉमन लिया जा सकता है। हमको लगता है कि यहाँ से 2a कॉमन अगर करते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा a बटा आर और बच जाएगा ए आर और प्लस a बराबर 169। अब देखिए यहाँ से 91 प्लस 2a, इसका वैल्यू इक्वेशन 1 में आपका कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, इक्वल टू 169। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 91 प्लस 26a इक्वल टू 169 और यहाँ से 26a इक्वल टू 169 माइनस 91 आप फिर करिएगा। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका आ जाएगा 26a इक्वल टू 78। तो यहाँ a का वैल्यू आपका 78 बाई 26 यानी 3 निकल के आ गया। तो आपका a जो है वो 3 निकल के आ गया, है ना। अब इक्वेशन 1 में अगर a का वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर a का वैल्यू 3 रखते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ये तो आपका दिया हुआ है, यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं 3/r प्लस 3r इक्वल टू 13। अब यहाँ से क्या होगा, आप जो है यहाँ से r को एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 प्लस 3r स्क्वायर इक्वल टू 13। और फिर यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं 3r स्क्वायर प्लस 3r प्लस 3 इक्वल टू 13r और यहाँ से 3r स्क्वायर इधर आके घटेगा तो माइनस 10r प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसको लिख सकते हैं 3r स्क्वायर माइनस 9r माइनस r प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से 3r को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा r माइनस 3, माइनस 1 को कॉमन लेंगे r माइनस 3, दोनों से अगर r माइनस 3 को कॉमन लेंगे तो इधर 3r माइनस 1 बचेगा। तो यहाँ से आपका r का वैल्यू जो होगा इधर r माइनस 3 को 0 करिएगा या 3r माइनस 1 को 0 करिएगा तो r का वैल्यू 3 आएगा या r का वैल्यू 1/3 आएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, इसमें कॉमन रेशियो r का वैल्यू निकाल लिया हम लोगों ने, ठीक है, और a का वैल्यू तो हम लोग निकाल ही चुके थे। तो अब नंबर जो मेरा होगा क्या होगा, नंबर्स तो हम लोग माने थे a बटा आर a और a r माने थे। तो अगर a बराबर 3 लेते हैं और r का a बराबर अगर 3 लेते हैं और r का वैल्यू भी अगर 3 लेते हैं तो मेरा नंबर क्या हो जाएगा 3/3, 3 और 3 गुने 3 यानी 1, 3 और 9 हो जाएगा मेरा तीनों नंबर, ठीक है। और अगर r का वैल्यू अगर a का वैल्यू 3 लेते हैं और r का वैल्यू 1/3 लेते हैं तो ये नंबर उल्टा हो जाएगा, 9, 3, 1 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप तीनों नंबर जो है फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब जो है अब आगे हम बढ़ते हैं इस सेशन में। देखिए अब क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ है, फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी हुज सम इज 52
एंड द सम ऑफ हुज प्रोडक्ट इन पेयर्स इज 624। बस उसी तरह से बनाना है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको 3 नंबर्स जीपी में जो है ए बटा आर और ए आर के रूप में नहीं लेना है, ठीक है। तो इस तरह से हम बताए थे कि अगर वैसा नहीं दिया हुआ है प्रोडक्ट तो आप ए आर और ए आर स्क्वायर लेके बना सकते हैं। तो देखिए हमारा पहला इक्वेशन बन जाएगा, 3 नंबर जीपी में है ए आर और ए आर स्क्वायर, सम इसका 52 आ रहा है। उसी तरह से कह रहा है सम ऑफ हुज प्रोडक्ट इन पेयर्स, मतलब इसका और इसका पेयर बनाते हैं तो ए इंटू ए आर, इसका पेयर बनाते हैं तो ए आर इंटू ए आर स्क्वायर, इसका पेयर बनाते हैं तो ए इंटू ए आर स्क्वायर, इसका पेयर बना करके जोड़ेंगे तो 2 इक्वेशन आपका बनेगा। ये दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आर का वैल्यू आपका निकल जाएगा, ए का वैल्यू निकल जाएगा और इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो देखिए अब हम इस सेशन को कैलकुलेट करने जा रहे हैं, लेकिन आप लोग को सेल्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। आज के सत्र में जो भी चीज़ मैंने पढ़ाया है उसी पर आधारित ये प्रश्न दिए गए हैं, जिनको आप घर पे खुद से अभ्यास करेंगे। आज के इस सेशन का कंप्लीट वीडियो आपको यूट्यूब गया गाइडेंस प्रोग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उस वीडियो को आप देख सकते हैं, वहाँ से आप होमवर्क को डाउनलोड कर सकते हैं और अधिक से अधिक इस वीडियो को देखकर इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।